गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण का ऑडियो बुक सारांश। नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं जो हमें इस पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अद्भुत विविधता की ओर ले जाएगी। जरा सोचिए, एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जमे हुए सूक्ष्म जीव, दूसरी तरफ गहरे समुद्र की अंधेरी खाइयों में रहने वाले जीव, एक तरफ विशाल बरगद का पेड़ और दूसरी तरफ एक अदृश्य जीवाणु। ये सब इसी एक धरती के निवासी हैं। पर सवाल उठता है, इन करोड़ों प्रकार के जीवों को हम पहचानें कैसे, समझें कैसे, इनका अध्ययन करें कैसे? इसी प्रश्न का उत्तर देता है जैविक वर्गीकरण का विज्ञान। तो आइए इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए उस आदिम मनुष्य की जो जंगलों में भटकता था। उसके सामने एक चुनौती थी, कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा जहरीला, कौन सा पौधा बीमारी में काम आएगा, कौन सा नुकसानदेह। उस समय से ही मनुष्य ने जीवों को अपनी सुविधा के अनुसार पहचानना और बांटना शुरू किया। यह वर्गीकरण था, सहज, स्वाभाविक, जरूरत से उपजा हुआ। सदियां बीती, ज्ञान का दीपक जला, और तब आए महान दार्शनिक अरस्तू, जिन्हें विज्ञान की दुनिया में वर्गीकरण का पहला गंभीर प्रयासकर्ता माना जाता है। अरस्तू ने पौधों को उनकी बनावट और रूप रंग के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा: वृक्ष, झाड़ियां और जड़ी बूटियां। जानवरों को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, जिनमें लाल रक्त होता है और जिनमें नहीं होता। ये सरल था, परंतु इतिहास में यह पहला वैज्ञानिक कदम था। फिर आए लिनियस का युग। उन्होंने 2 राज्यों वाला वर्गीकरण प्रस्तुत किया, प्लांटे यानी पादप राज्य और एनिमले यानी जंतु राज्य। सब पौधे एक तरफ, सब जानवर दूसरी तरफ। यह समझना आसान था, लेकिन क्या यह पर्याप्त था? नहीं, क्योंकि इस व्यवस्था में गंभीर कमियां थीं। यह वर्गीकरण उन जीवों को कहाँ रखता जो न पूरी तरह पौधे थे न पूरी तरह जानवर, जैसे कि कवक, फंगस। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता तो पौधा कैसे? और ये कोशिकीय जीव, अमीबा, जो न वृक्ष है न पशु, और वे सूक्ष्म जीव जो बीमारियां फैलाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि वर्गीकरण के लिए केवल दिखावट नहीं, बल्कि कोशिका की संरचना, पोषण का तरीका, प्रजनन की विधि, विकासवादी संबंध, इन सबको देखना जरूरी है। सन 1969 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक आर.एच. विटेकर ने एक नई व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसने जीव विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, 2 राज्य काफी नहीं है, जीवन इससे कहीं अधिक विविध और जटिल है। हमें 5 राज्यों की जरूरत है। और इस प्रकार जन्म हुआ पंच राज्य वर्गीकरण का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। विटेकर ने यह वर्गीकरण किन आधारों पर किया? उन्होंने पूछा, कोशिका कैसी है, शरीर का संगठन कैसा है, भोजन कैसे प्राप्त होता है, प्रजनन कैसे होता है, और विकासवादी रूप से ये जीव एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। इन 5 राज्यों की तुलना करें तो एक रोचक तस्वीर उभरती है। मोनेरा में कोशिका प्रोकैरियोटिक है, यानी कोशिका में असली केंद्रक नहीं होता। बाकी चारों राज्यों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जिनमें झिल्ली से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति की बात करें, मोनेरा में यह पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी है। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, कुछ में नहीं। फंजाई में काइटिन से बनी होती है, पादप में सेल्यूलोज से, और जंतुओं में होती ही नहीं। पोषण की दृष्टि से मोनेरा स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। फंजाई पूरी तरह परपोषी हैं, पादप स्वपोषी हैं और जंतु परपोषी। यह व्यवस्था इतनी तार्किक थी कि आज भी इसी का उपयोग होता है। अब हम चलते हैं उस राज्य की ओर जहां जीवन की सबसे सरल, सबसे प्राचीन और सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली इकाइयां रहती हैं, किंगडम मोनेरा, जिसके एकमात्र सदस्य हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो कभी सोचा है, एक मुट्ठी भर मिट्टी में कितने जीवाणु होते हैं? सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अरबों। ये धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाले जीव हैं। ये हर जगह हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, आपके शरीर के भीतर, आपकी आंत में, आपकी त्वचा पर। ये उन जगहों पर भी जीते हैं जहां कोई और जीव जी नहीं सकता। ज्वालामुखी के पास, उबलते पानी में, अंटार्कटिका की बर्फ में, नमक की खानों में। जीवाणुओं के आकार की बात करें तो इनकी 4 मुख्य श्रेणियां हैं। कॉकस, गोल आकार का, जिस छोटी छोटी गेंदें। बासिलस, छड़ी के आकार का। विब्रियो, अल्पविराम जैसा टेढ़ा। और स्पिरुलम, कुंडलीदार जैसे छोटा सा स्प्रिंग। इनकी बनावट भले ही सरल हो, पर इनका व्यवहार और चयापचय अत्यंत जटिल है। आर्की बैक्टीरिया, अत्यधिक कठोर वातावरण के योद्धा जीवाणुओं में एक विशेष समूह है, आर्की बैक्टीरिया। इन्हें पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से माना जाता है। ये वहां जीते हैं जहां जीना असंभव लगता है। हेलोफाइल्स, ये अत्यधिक नमकीन जगहों में रहते हैं, जैसे नमक की झीलें। थर्मोएसिडोफाइल्स, ये गर्म सल्फर युक्त झरनों में पनपते हैं जहां तापमान बेहद अधिक होता है। मेथेनोजेंस, ये दलदली क्षेत्रों में रहते हैं और गायों, भैंसों जैसे जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में भी पाए जाते हैं। ये जानवर जो घास खाते हैं उसे पचाने में मदद करते हैं और साथ ही थिन गैस यानी बायोगैस बनाते हैं।
यही कारण है कि गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है, इन्हीं मेथेनोजन जीवाणुओं की बदौलत। आर्किबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना अन्य जीवाणुओं से अलग होती है और यही उनके चरम परिस्थितियों में जीवित रहने का रहस्य है। यूबैक्टीरिया सच्चे जीवाणु यूबैक्टीरिया या सच्चे जीवाणु हजारों प्रकार के होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। जो गतिशील होते हैं उनमें फ्लैजेलम होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। ये एकमात्र जीवाणु हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये कोशिकीय, उपनिवेशी या तंतुरूपी हो सकते हैं। इनकी कॉलोनी के चारों ओर जिलेटिन जैसा आवरण होता है। सबसे दिलचस्प बात, कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और अनाबेना में विशेष कोशिकाएं होती हैं, हेटेरोसिस, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकती हैं, यानी हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदल देती हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है। रसायन संश्लेषी जीवाणु नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विषमपोषी जीवाणु प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी हैं। दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में, दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। परंतु कुछ जीवाणु रोगजनक भी हैं। हैजा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर जैसे रोग इन्हीं के कारण होते हैं। जीवाणु मुख्यतः विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं। इनमें एक आदिम प्रकार का यौन प्रजनन भी होता है, जिसमें एक जीवाणु से दूसरे में डीएनए का स्थानांतरण होता है। अंत में एक विशेष उल्लेख, माइकोप्लाज्मा। ये वे जीव हैं जिनमें बिल्कुल भी कोशिका भित्ति नहीं होती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं और ऑक्सीजन के बिना भी जी सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा पशुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब हम पहुंचते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, वह राज्य जहां सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स रहते हैं। ये राज्य एक सेतु का काम करता है पौधों, जंतुओं और कवक के बीच। इस राज्य में हम 5 प्रमुख समूहों से मिलेंगे, क्राइसोफाइट्स, स्वर्णिम शैवाल और डाइटम। क्रिसोफाइट्स में 2 प्रकार के जीव आते हैं, डाइटम और स्वर्णिम शैवाल डेस्मिड्स। ये मीठे पानी और समुद्र दोनों में पाए जाते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। इन्हें प्लैंकटन कहते हैं। डाइटम की सबसे खास बात उनकी कोशिका भित्ति है। ये 2 ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, जो एक साबुन की डिबिया की तरह फिट होती है। इन दीवारों में सिलिका भरी होती है, जिससे ये अविनाशी हो जाती हैं। सोचिए, लाखों साल पहले जो डाइटम थे, उनकी कोशिका भित्तियां आज भी जमीन में दबी पड़ी हैं। इस जमाव को डाइटमेशियस अर्थ कहते हैं। यह मिट्टी इतनी उपयोगी है कि इसका उपयोग पॉलिशिंग में, तेल और सिरप की छानन में किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, डाइटम महासागरों के प्रमुख उत्पादक हैं, समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव। डाइनोफ्लैजिलेट्स, समुद्र के रंगीन नाचने वाले डिनोफ्लैजिलेट्स, मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी जीव है। इनकी कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की कठोर प्लेटें होती हैं। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लंबवत और एक अनुप्रस्थ। इनका रंग उनमें उपस्थित वर्णकों पर निर्भर करता है, पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल। और यहीं से एक रोचक घटना जुड़ती है, रेड टाइड। जब लाल रंग के डाइनोफ्लैजिलेट जैसे गुन्योलेक्स तेजी से गुणन करते हैं तो समुद्र का रंग लाल हो जाता है और इनके द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ मछलियों जैसे समुद्री जीवों के लिए घातक हो सकते हैं। यूग्लिनोइड्स, अजीबोगरीब दोहरा स्वभाव। यूग्लिनोइड्स मुख्यतः मीठे पानी के जीव हैं जो ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसकी जगह पेल्कल नामक प्रोटीन युक्त परत होती है जो शरीर को लचीला बनाती है। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। और सबसे रोचक तथ्य, ये प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अंधेरे में दूसरे जीवों को खाते हैं। यानी ये स्वपोषी भी हैं और परपोषी भी। एक अद्वितीय दोहरी जीवन शैली। उदाहरण, यूग्लिना स्लाइम मोल्ड्स, सड़न पर जीने वाले स्लाइम मोल्ड्स मृतजीवी प्रोटिस्ट हैं। ये सड़ी हुई टहनियों और पत्तियों पर रेंगते हुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये एकत्रित होकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फुट तक फैल सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम से फलनकाय बनते हैं, जिनके सिरे पर बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु बहुत प्रतिरोधी होते हैं और वायु धाराओं द्वारा फैलते हैं। प्रोटोजोआ जंतुओं के आदिम रिश्तेदार प्रोटोजोअन्स सभी परपोषी होते हैं। ये शिकारी या परजीवी के रूप में जीते हैं। इन्हें जंतुओं के आदिम पूर्वज माना जाता है। इनके 4 प्रमुख समूह हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ, ये मीठे पानी, समुद्र या नम मिट्टी में रहते हैं। ये सूडोपोडिया कूटपात की मदद से चलते हैं और शिकार पकड़ते हैं। अमीबा इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। एंटामीबा परजीवी है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, इनमें फ्लैजेला होता है। परजीवी रूप नींद की बीमारी जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इनमें हजारों सिलिया होते हैं जो इन्हें तेजी से तैरने में मदद करते हैं। इनमें एक गुलेट गुहा होती है जिसमें भोजन प्रवेश करता है। उदाहरण, पैरोमोशियम। स्पोरोजोआ, इनके जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है।
इनमें सबसे कुख्यात है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली मलेरिया बीमारी का कारण है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे अनोखे राज्य में जहां न तो पौधे हैं न जानवर, किंगडम फंगे, कवक का राज्य। कवक आपको रोज मिलते हैं, रोटी पर उगी फफूंद, सड़ते फलों पर, बरसात के बाद उगने वाले मशरूम, सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे। यीस्ट जिससे ब्रेड बनती है, बियर बनती है, वह भी कवक है। पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है, वह भी कवक है। कवक उष्ण और आर्द्र स्थानों में उगना पसंद करते हैं, इसीलिए हम खाने को फ्रिज में रखते हैं। ठंड में कवक नहीं उगते। कवक की संरचना यीस्ट को छोड़कर सभी कवक तंतुरूपी होते हैं। इनके शरीर में लंबे पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, हाइफे। इन हाइफाई के जाल को माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफाई अखंडित होती हैं, जिनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य भरा होता है, इन्हें कोनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। कुछ में सेप्टे होते हैं, यानी दीवारें। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। कवक का पोषण और जीवन शैली। अधिकांश कवक मितजीवी होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से घुलनशील पोषण अवशोषित करते हैं। कुछ परजीवी होते हैं, जीवित पौधों और जंतुओं पर निर्भर, और कुछ सहजीवी होते हैं, दूसरे जीवों के साथ मिलकर जीते हैं, जैसे शैवाल के साथ मिलकर लाइकन्स बनाते हैं और उच्च पौधों की जड़ों के साथ मिलकर माइकोराइजा बनाते हैं। कवक में प्रजनन 3 तरीकों से होता है: कायिक प्रजनन, खंडन, विखंडन, मुकुलन, अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं द्वारा, और लैंगिक प्रजनन में 3 चरण होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, यानी 2 युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संयोजन। दूसरा कैरियोगेमी, यानी 2 केंद्रकों का संयोजन। और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। कुछ कवकों में एक विशेष अवस्था होती है, बिकारियोफेज, जिसमें प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। कवक के 4 वर्ग फाइकोमाइसेट्स। ये जलीय आवासों में या नम स्थानों पर सड़ी लकड़ी पर मिलते हैं। इनका माइसिलियम एसेप्टेट और कोएनोसाइटिक होता है। उदाहरण: म्यूकोर, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, अल्बुगो, एस्कोमाइसिटीज। इन्हें सैक फंगाई भी कहते हैं। ये मुख्यतः बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, या एक कोशिकीय जैसे यीस्ट, सैक्रोमाइसिस। इनके लैंगिक बीजाणु आस्कोस्पोर्स कहलाते हैं और थैली जैसी संरचना अस्कस में बनते हैं। निरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक और आनुवंशिक अनुसंधान में बड़े पैमाने पर होता है। मोरेल्स और ट्रफल्स खाने योग्य हैं। बासिडियोमाइसीटीज, ये सबसे परिचित कवक हैं। मशरूम, ब्रैकेट फंगस, पफबॉल, ये मिट्टी में, लकड़ी पर और जीवित पौधों पर परजीवी के रूप में उगते हैं। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते, बल्कि प्लाज्मोगेमी 2 वर्धी कोशिकाओं के संयोजन से होती है। उदाहरण: अगेरिकस मशरूम, उस्टिलागोस स्मट, पुसिनिया गेहूं का रस्ट रोग, ड्यूटोरोमाइसेटीज। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक या कायिक अवस्था ज्ञात है। जब इनकी लैंगिक अवस्था खोजी गई तो इन्हें आस्कोमाइसेट्स या बासिडियोमाइसेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया। उदाहरण: ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिचम ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटे में वे सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं जिन्हें हम पौधे कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कुछ पौधे आंशिक रूप से परपोषी भी होते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे ब्लैडरवॉर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप और परजीवी किस्कुटा। पौधों के जीवन चक्र में एक अनूठी विशेषता है पीढ़ी का एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अगुणित युग्मकोद्भव गैमिटोफिटिक और द्विगुणित बीजाणुद्भव स्पोरोफिटिक पीढ़ियां एक दूसरे का स्थान लेती रहती हैं। पादप राज्य में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, पेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सभी शामिल हैं। किंगडम एनिमालिया में वे सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। ये ग्लाइकोजन या वसा के रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। इनका पोषण होलोजोइक होता है, भोजन को शरीर के अंदर पचाते हैं। इनकी एक निश्चित वृद्धि होती है और ये एक निश्चित आकार आकृति प्राप्त करते हैं। विटेकर के 5 राज्य वर्गीकरण में कुछ जीव नहीं आते। ये हैं वायरस, वायराइड, प्रियॉन और लाइकेन। वायरस, जीवित और निर्जीव के बीच की पहेली। क्या आपने कभी सोचा, जब आपको सर्दी खांसी होती है या फ्लू या कोविड, उसके पीछे क्या होता है? एक ऐसी चीज जो ना पूरी तरह जीवित है ना पूरी तरह निर्जीव। वायरस, लैटिन में अर्थ है विश्व। इनकी कोशिका संरचना नहीं होती, इसलिए इन्हें जीवित नहीं माना जाता। परंतु किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसते ही ये उसकी मशीनरी अपने काबू में कर लेते हैं और खुद को लाखों गुना बढ़ा लेते हैं, मेजबान कोशिका को नष्ट करके। वायरस का इतिहास रोचक है। दमित्री इवानस्की 1892 ने तंबाकू की मोजेक बीमारी का अध्ययन करते हुए पाया कि रोग का कारण बैक्टीरिया से भी छोटा कोई जीव है जो जीवाणुरोधी छन्नी से भी गुजर जाता है। M.W. बेजरिंग 1898 ने इसे कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम संक्रामक जीवित द्रव नाम दिया। WN स्टैनली 1935 ने दिखाया कि वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।
जो किसी जीवित वस्तु से संभव नहीं। वायरस में प्रोटीन के साथ साथ आनुवंशिक पदार्थ होता है, या तो आरएनए या डीएनए, कभी दोनों नहीं। पौधों को संक्रमित करने वाले वायरसों में सामान्यतः एकल स्ट्रैंड आरएनए होता है। जंतुओं को संक्रमित करने वालों में एकल या द्विगुणित आरएनए या द्विगुणित डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेज में सामान्यतः द्विगुणित डीएनए होता है। वायरस की बाहरी प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, जो छोटी इकाइयों कैप्सोमेयर से बनी होती है। वायरस से होने वाले रोग, मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। पौधों में मोजेक, पर्णकुंचन, पीलापन, बौनापन। वायरॉइड वायरस से भी छोटा टीओ डीनर 1971 ने एक नए संक्रामक कारक की खोज की जो आलू की स्पिंडल ट्यूबर बीमारी उत्पन्न करता था। यह वायरस से भी छोटा था और मात्र एक नग्न आरएनए था बिना प्रोटीन कोट के। इसे वायरॉइड नाम दिया गया। प्रियॉन, असामान्य प्रोटीन का खतरा। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक तंत्रिका रोगों का कारण असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन पाए गए। इन्हें प्रायन कहते हैं। इनसे होने वाला सबसे प्रसिद्ध रोग है BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, यानी मैड काउ डिजीज, और मनुष्यों में CJD, क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज। लाइकेन सहजीविता की अद्भुत कहानी। लाइकन्स दरअसल दो जीवों का एक अद्भुत साझेदारी है, शैवाल और कवक। शैवाल को फाइकोबियॉन्ट कहते हैं और कवक को माइकोबियॉन्ट। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके कवक के लिए भोजन बनाता है। बदले में कवक शैवाल को आश्रय देता है और खनिज, लवण व जल प्रदान करता है। यह संबंध इतना घनिष्ठ है कि प्रकृति में इन्हें देखकर कोई नहीं जान सकता कि ये दो अलग अलग जीवों का सम्मिलन है। लाइकेन प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय की यात्रा के अंत में हम देखते हैं कि जैविक वर्गीकरण एक सतत विकसित होती प्रक्रिया है। अरस्तु से लिनियस और लिनियस से विटेकर तक हर युग में वैज्ञानिकों ने जीवन को समझने का नया प्रयास किया। आज हम जानते हैं कि जीवन केवल पौधों और जानवरों में नहीं है, यह मोनेरा के उन अदृश्य जीवाणुओं में भी है जो हमारी धरती को उपजाऊ बनाते हैं। प्रोटिस्टा के उन एक कोशिकीय जीवों में भी है जो समुद्र की खाद्य श्रृंखला की नींव है। कवक राज्य के उन अदृश्य कर्मियों में भी है जो मृत पदार्थों को पुनः उपयोगी बनाते हैं। और उन वायरसों में जो जीवित भी हैं और निर्जीव भी, जीवन की परिभाषा को चुनौती देते हुए। ये विज्ञान हमें सिखाता है इस धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। हर जीव एक विशाल जाल का हिस्सा है जिसे हम जीवमंडल कहते हैं, और इस जाल को समझना ही है जैविक वर्गीकरण। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।